Hello, students. Welcome to Learn It. Now, today's topic is very important. It is about the amendment of the Constitution. And you already know that amendment of the Constitution is written in what is our memory lane? Part 20. What is part 20? It is auntie. Auntie, what does the auntie want? Auntie does not want the amendment. Yes, आंटी को क्या पसंद नहीं होता अमेंडमेंट नहीं चाहती वो सो पार्ट 20 मींस आंटी आंटी मींस दी आंटी डज नॉट वांट दी अमेंडमेंट सो हम लोग इसको लिंक करते हुए चलेंगे ये भूल मत जाना आप पार्ट दिस इज पार्ट 20 हमने पार्ट 1 से स्टार्ट किया था 1 इज सन अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है पहले आप पहला लेक्चर देखो उसके बाद यहां पे आओ अदरवाइज जो आपका फ्लो है वो बन ही नहीं पाएगा और अगर फ्लो नहीं बना तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम में हम रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ majorities in great detail. Now these are your notes, very detailed notes. I have specifically written कि कहां पे आपको ये फंसाया जा सकता है, ट्रैप कहां कहां है. ओके देखो क्या होता है ना कभी कभी हम पढ़ते हैं लेकिन अगर हम चीजें मिस कर देंगे और क्योंकि मैंने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो मुझे पता है कि कहां पे क्वेश्चन में कहां ट्रैप फंसाते हैं लोग तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रैप करके दिया है सो दैट आपके दिमाग में ये हमेशा रहे कि ये तो मुझे ध्यान रखना ही रखना है ओके एंड दीज योर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट ये हम आज हम सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सारे के सारे याद करेंगे ठीक है पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज कि हमने ये अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये लिया कहां से तो हमने इसको बोरो किया है साउथ अफ्रीका से कहां से किया है साउथ अफ्रीका से नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन when it comes to the amendment it is the unique synthesis of rigidity हमने कहां से ली यूएसए से फ्लेक्सिबिलिटी कहां से ली ब्रिटेन से ओके एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल इज कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमने बेसिक स्ट्रक्चर में देख लिया ये बट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज only the judiciary knows so the golden rule is parliament can amend any provision of the constitution but cannot amend those provision which form the basic structure which is uh, you can say pioneered in the Keshwanand Bharati case 1973 and we have dealt it in great detail okay next is article 368 which talks about the amendment of the constitution so first thing you should understand ki how the amendment can be introduced first either it can be introduced in the lok sabha or rajya sabha so either you can introduce in rajya sabha or lok sabha it can be anyone private member or minister anyone who is the private member anyone who is not the minister it does not matter कि ये प्राइवेट मेंबर रूलिंग पार्टी का है अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो वो प्राइवेट मेंबर है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं अंडर आर्टिकल 368 वो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है यहां पे जो ट्रैप है वो ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो आपको ये ध्यान रखना है दूसरा इसके लिए कोई भी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती प्रेसिडेंट की जैसे कि हम देखते हैं मनी बिल के अंदर मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता ओके नाउ व्हाट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज नीडेड very important please remember in article 368
वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी. व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? देखो, सबसे पहले तो आप ना ये ध्यान रखो कि स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, दीज टर्म्स, ये जो टर्म्स आप पढ़ रहे हो जो लक्ष्मीकांत के अंदर लिखे हैं, दीज टर्म्स आर नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको समझाने के लिए लक्ष्मीकांत में लिखे गए थे. एंड द प्रॉब्लम इज कि आप ये ही नहीं समझ पाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ लिखा होता है कि किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, इसका नाम नहीं होता कि स्पेशल मेजॉरिटी है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये सब नहीं होता. जब भी आपसे पूछे कि क्या ये टर्म्स मेंशन है, आप कहोगे नहीं, ये सब लक्ष्मीकांत में लिखा है. आपको समझाने के लिए ये सब दिया गया है. तो ये जो मेजॉरिटी है, इसको हम समझ लेते हैं पहले, किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, इसको हम जरा यहां समझते हैं. जब भी मैं बात करता हूं आर्टिकल 368 की, तो आर्टिकल 368 के अंदर यू नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी. प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव, दीज वर्ड्स आर नॉट मेंशन्ड. सो फर्स्ट यू नीड द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. Majority of total membership. That means whatever the total membership, suppose 552 is the total membership, divide by 2 plus 1, this is the majority of the total membership. Now इसके साथ आपको एक और मेजॉरिटी चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इसको जरा आप समझो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज out of 552, only 500 seats are filled. 500 seats. And 500 में से भी उस दिन सेशन में मान लो 300 या 400 लोग, 400 people और the members are present. इतने लोग प्रेजेंट है. हो सकता है कि 400 में से सारे वोट ना करें, जरूरी नहीं है कि सारे वोट करेंगे. मान लेते हैं कि 400 में से 300 लोगों ने वोट किया. 300 लोगों ने वोट किया. सो व्हाट इज द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग? 2/3 of 300. This is the majority of 2/3. That means if you want to do the constitutional amendment under Article 368, you need the majority of the total membership and the majority of the 2/3 members present and voting. Now there is a trap. Trap is when we are talking about the total majority of the total membership, then the vacancies, they do not lower the total membership. It does not matter कि 552 में से कितनी सीटें फिल्ड हैं. When we are counting the total membership, हम इसकी ही मेजॉरिटी लेंगे. सो आपको ये बात ध्यान रखनी है. देन पैसेज, पास कैसे होता है? ईच हाउस नीड्स टू पास दिस सेपरेटली. आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते. इसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती. प्लीज रिमेंबर दिस. आपको लोकसभा को अलग, राज्यसभा को अलग पास करना पड़ता है. एंड देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग. Which article says there is no provision for the joint sitting for the constitutional amendment? It is the Article 108. Okay. Now, if there is a federal provision, suppose Parliament wants to change the amend the constitution, but provision है वो फेडरल है. फेडरल प्रोविजन को हम चेंज करना चाहते हैं. अब बिकॉज फेडरल प्रोविजन है तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन चेंज होंगे. जब भी ऐसा कुछ होगा जिसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशन में कुछ अमेंड किया जा रहा है, जैसे एग्जांपल इज जीएसटी, प्रेसिडेंट
इलेक्शन, अगर कुछ ऐसा है जिसमें स्टेट और सेंटर के रिलेशन में कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है, उस केस में आपको मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 members, the majority of 2/3 present and voting, plus ratification of 50% of the states. And please remember, the state जो ये रेटिफाई कर रहे हैं, ये सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे, ये सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे. व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी इज द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब समझ में आ गया. तो जब भी आपको सिंपल मेजॉरिटी दिखे, इसका मतलब आप समझ लो द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, तो ट्रैप यही है, दिस इज द ट्रैप, कि जो रैटिफिकेशन किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा, वो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा रहा है. और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये रैटिफिकेशन जो स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, 50% स्टेट ही चाहिए. यानी कि जैसे ही 50 आधे स्टेट्स ने इसको रैटिफाई कर दिया, ये फेडरल प्रोविजन अमेंड हो जाएगा. इसमें एक चीज ध्यान ये रखनी है आपको कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है रैटिफिकेशन की. देयर इज नो टाइम लिमिट. There is no time limit for the state to ratify this amendment. And also there is one more problem, that there is no provision in the constitution for taking back the ratification. Suppose कोई स्टेट है जिसने रैटिफिकेशन कर दिया, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई उस स्टेट की, और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रैटिफिकेशन आप वापस ले लो, क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा. तो आप ये ध्यान रखना, ये सब बहुत ही माइन्यूट चीजें होती हैं, और आपके प्रीलिम्स में जो ट्रैप है, इन्हीं में आपको फंसाया जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना. लास्ट है हमारे पास कि सब कुछ हो गया, अब प्रेसिडेंट का असेंट करना है. अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती. यानी कि प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा. द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट. द प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड द, दैट मीन्स विथहोल्ड द असेंट, नॉर रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन. ना तो विथहोल्ड कर सकते हैं, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं. एंड दिस प्रोविजन दैट द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट, ये आपको मिलता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से. मैं अमेंडमेंट याद कराऊंगा, अभी आप ध्यान रखो, वो हम एक साथ ही करेंगे. देखो क्या होता है ना, आप अगर ऐसे आइसोलेटेड वे में मैं आपको बता दूंगा कि एक चीज यहां बता दी, एक चीज यहां बता दी, फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा. तो हम सारे अमेंडमेंट एक टेबल के फॉर्म में उसको देखेंगे और एक साथ ही याद करेंगे. अभी आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ लो. सो हुआ क्या कि ये जो 24th अमेंडमेंट आप देख रहे हो, दिस, ये क्यों किया गया था? अगेन मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी कहानी बताई थी. अब हुआ ये कि देखो, जो ऑनरेबल इंदिरा गांधी थी, उनकी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल चल रहा था इन द गोलकनाथ केस, और इंदिरा गांधी चाहती थी एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड. पार्लियामेंट को क्या चाहिए था? एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, और इन्होंने इसको चेंज कर दिया. इसके अंदर 368 के अंदर इन्होंने क्लॉज 2 के अंदर चेंज किया. पहले लिखा था दी स्टेट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. बाद में इसको 24 से चेंज करके कर दिया गया दैट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल. यानी कि अब प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, पर असेंट आपको देना पड़ेगा. दैट मींस नाउ द प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ रबर स्टैम्प when it comes to the constitutional amendment. The president cannot withhold the assent,
nor return for the reconsideration. Please remember this. Okay, now let us see all types of majority. First is, okay, let me tell you all types of majority. One by one we are going to see. First is the simple majority. Now simple majority, अभी मैंने आपको बताया, simple majority is the majority of, यानी कि greater than 50% present and voting. Now this simple majority, ये आपको देखने को मिलती है ऑर्डिनरी बिल्स में, ऑर्डिनरी बिल्स. सेकंड, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल. ओके, वेट. सो फाइनेंशियल बिल. देन थर्ड, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट विच इज आर्टिकल 2 and 3, ये भी हमने पढ़ लिया था. देन द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. इन सब के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. नेक्स्ट है सेकंड, विच इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मींस majority of total membership. अभी मैंने आपको समझाया total membership, and because it is the majority of the total membership, that means it includes vacancy also. कोई वैकेंसी होगी वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी. प्लीज रिमेंबर वैकेंसीज. वेट, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ओवर हो गया. वैकेंसीज. अब ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना, ये आपको सिर्फ बहुत ही रेयरली मिलेगी. इसको अकेले यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब भी कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है, कॉन्फिडेंस मोशन, तब हमें ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज देखने को मिलता है. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दीज पॉइंट्स. इन पे कितनी बार मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है क्वेश्चन. एंड बिलीव मी, जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि किसके लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे मेजॉरिटी हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं, किसमें क्या लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है. तो जो मैं बता रहा हूं, इसको स्टोरी की तरह आपको याद रखना है. ठीक है, कैसे याद रखोगे? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, आप सोचो कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट है तो रेयरली यूज होगी. तो कहां पे? जब भी आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी आप यूज कर पाओगे. एब्सोल्यूट कोई चीज होती है तो रेयर होती है, एंड जब तक आपको उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप उसको यूज नहीं करोगे. दैट मींस कॉन्फिडेंस मोशन में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज करते हैं, कभी नहीं भूलोगे हम. नेक्स्ट इज आर्टिकल 249. Article 249 also talks about a special majority, which is very important, which is 2/3 of present and voting. 2/3 of present and voting. Now you know what do you mean by the present and voting. ये जो आप देख रहे हो आर्टिकल 249 की मेजॉरिटी, ये आपको देखने को मिलती है राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर, to make laws, empower parliament to make laws on state list. ये इसके लिए यूज होता है. ठीक है, अब ये ना मैं आपको बिना जो हमारा मेथड है उसके बिना बता रहा हूं. अब आप देखना, मैं बाकी सब में बताऊंगा, बट आप अपने आप से इसको याद करने की कोशिश करना, एंड आप रिकॉल करने की कोशिश करना. आपको सब कुछ याद आएगा पर ये याद नहीं आएगा फिर से. तो एक मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये सब याद करना और रिकॉल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, देन आता है हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल 368. मैंने आपको पहले ही बता दिया. नाउ आर्टिकल 368
दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड द 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आप यूज करते हो फंडामेंटल राइट के लिए, यानी कि पार्ट 3 के लिए। आप इसको यूज करते हो डीपीएसपी के लिए, विच इज द पार्ट 4। आप इसको यूज करते हो रिमूवल ऑफ जजेस, सीएजी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट इज, अगेन ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 368 के अंदर एक और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टेट रैटिफिकेशन का। और ये भी आपको, चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि ये दोनों 360 दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% स्टेट रैटिफिकेशन। ये यूज होता है आपका कहां कहां पे? पहला, आपका यूज होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विच इज आर्टिकल 54 एंड 55। सेकेंड इज जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल विच इज आर्टिकल 279A। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन फोर्थ, 7th schedule, and fifth is when we want to change the representation of states in parliament, then we are going to use this. That means anything which is federal in nature, please remember, anything which is federal in nature, which is going to change the relation between center and state, we are going to use the special majority plus the 50% ratification of the state. Okay, now कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है, जैसे there is no time limit for the state to ratify, and once you have approved, there is no provision whether a state can withdraw its approval. And please remember this, if the state takes no action, it does not matter, because once the 50% state ratify, the process is complete. Please remember this. Next is the 9th schedule. This we have already seen in the basic structure doctrine, but I will tell you once more. The 9th schedule, added by the first Constitutional Amendment Act 1951 by the Nehru government to protect the land reforms, which is the Zamindari abolition, from the judicial review. But in the IR Kohilo case, the Supreme Court ruled that this shield of 9th schedule is not absolute, and any law placed in the 9th schedule after 24th of April 1973, which is the judgment of the Keshavanand verdict date, can be challenged if it violates the basic structure. Please remember all these points. ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर में भी देखा था और यहां भी मैंने आपको बता दिया. नाउ लेट अस सी सम मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. देखो यहां पे अब आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं, क्रोनोलॉजी में भी आते हैं, तो डू नॉट थिंक ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो प्लीज एक बार आप सुन लोगे और एक बार अपने आप पढ़ लोगे, ये चीजें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए. फर्स्ट मतलब टी. अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये ई का वैल्यू क्यों नहीं है, ए का वैल्यू क्यों नहीं है, टी की वैल्यू 1 कैसे है. प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर. सो टी कहां पी रहे हैं? लैंड में. लैंड मींस 5-1 1951. सो जब हम टी पी रहे हैं लैंड में, तो हम कर क्या रहे हैं? हम लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं. सो द 9th schedule was added by the first Constitutional Amendment Act, and it also added some restriction in Article 19. Two new restrictions were added: the public order and the friendly relation with the neighboring country. And this I've already told that the first Constitutional Amendment Act was passed by the Provisional Parliament. Okay. Next is the 7th schedule. Sorry, 7th Amendment. Now 7 is key. So we need key log. अरे की लॉग होता है ना, आप ऐसे टच करते हो तो लॉग हो जाता है आपका अटेंडेंस.
सो की लॉग, हम ये की किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? ताकि रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए स्टेट का, और रीऑर्गेनाइजेशन जब किया गया स्टेट्स का थ्रू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसने क्या किया, जो हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन होती थी ए बी सी डी, इनको एबॉलिश कर दिया। और इस की ने एक और चीज अलाउ की कि आप अब एक ही की से, देखो कैसे याद रखोगे, एक ही की से आप अब 2 कोर्ट के, 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट के दरवाजे खोल सकते हो, यानी कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2+ स्टेट, एंड 2 गवर्नर के भी की, ऐसे याद रख लो। तो यानी कि 2 से ज्यादा स्टेट में अगर आपको एक ही गवर्नर चाहिए, तो ये भी हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया है, कभी नहीं भूलोगे। कैसे? की किस लिए चाहिए? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के लिए। लेकिन ये की किसके लिए काम करती है? ये काम करती है कॉमन हाई कोर्ट के लिए। एक 2 से ज्यादा हाई कोर्ट है तो यही की काम करेगी, 2 से ज्यादा गवर्नर है तो यही की काम करेगी। अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि कॉमन हाई कोर्ट कब अलाउ हुआ था, तो आप कहोगे सर कॉमन हाई कोर्ट है तो इसके लिए एक ही की लगेगी। की मतलब के इज फॉर 7, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही आपको की मिला, अब आपको मान लो कि डेट भी पूछ ली कभी, तो आप कहोगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की लॉग। लॉग मींस 5 एंड जी मींस 6, 1956। कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज 24th, हमने तो बेसिक स्ट्रक्चर में ही देख लिया था। इट इज नियर द कैट एंड इट इज मैंडेटरी। आप कैट के पास जाओगे तो ये मैंडेटरी है कि आपको असेंट देना पड़ेगा। दैट मींस, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 1971 के बाद, गोलकनाथ केस के बाद, द पार्लियामेंट वांटेड द एब्सोल्यूट पावर, तो उन्होंने क्या किया, 24th अमेंडमेंट एक्ट से जो प्रेसिडेंट का असेंट था इन द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, एंड ये भी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा पढ़ाया था कि 24th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट अमेंड करने की पावर है उसको वो अनलिमिटेड करना चाहती थी। फिर आता है 25th। 25th से कैसे याद रखोगे? 25th का मतलब होता है मेल। आप मेल से क्या भेज रहे हो? कैट। और क्यों भेज रहे हो? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कर्टेल कर ली गई है। तो आपने कहा कि यार इस कैट, ये जो कैट आपकी प्रॉपर्टी है, इसको कर्टेल कर दिया गया है, तो आपने कहा कि मेल से भेज देते हैं यार, यहां पे रहेंगे तो ले लेंगे। और इट गिव्स द प्राइमेसी टू दी डीपीएसपी, यानी कि इसने कहा कि आर्टिकल 39 बी एंड सी इज बिगर देन आर्टिकल 14, 19 एंड 31। प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज 36। 36 कैसे याद रखोगे? मेगा। अब हमने क्या किया कि मेगा कोल मिल गया हमें। कहां मिला ये मेगा कोल? सिक्किम में। कहां मिला? सिक्किम में। दैट मींस सिक्किम को फुल स्टेट कब बनाया गया? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब मेगा कोल मिला हमें यहां पे। मेगा मींस 36, कोल मींस, यस, व्हाट इज कोल? 75, 1975। कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता देता हूं यहां पे, ये जो मेगा कोल है यानी कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 है, इसने क्या किया? इट मेड द सिक्किम अ फुल स्टेट एंड रिपील्ड द 10th शेड्यूल विच गेव इट एसोसिएट स्टेटस। मैंने आपको पहले पार्ट 1 में भी ये पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। नेक्स्ट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd का मतलब रेन, और मैंने आपको क्या बोला था? रेन, इसको कैश कर लो, गलती से यहां पे ये लिखा हुआ है, इसको कैश कर लो। क्या बोला था मैंने? कि रेन में हम कैश लेके नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि गीला हो जाता है। सी मींस 7, एसएच मींस 6, 1976। नाउ ये तो आप सबको याद होगा कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन लाया था? इंदिरा गांधी जी लाई थी। इन्होंने ऐड किया सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल। इट आल्सो एडेड द फंडामेंटल ड्यूटी in the part 4A. It also froze the Lok Sabha seat till 2001 and it made the president bound by the cabinet advice. तो आप ये जरा ध्यान रखना, 42nd सबको याद रहता है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। Now the 44th constitutional amendment act.
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44 का मतलब रोर। अब ये रोर मतलब चिल्लाना, तो ये कहां पे रोर कर रहे हो? केव में। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। सो इसने 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, जो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस था इन द इमरजेंसी प्रोविजन, उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन में डाल दिया। वी ऑल नो व्हाई दिस वाज हैपनिंग, बिकॉज 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन देके। तो दोबारा ये ना हो, इसीलिए 44th ने क्या किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस का ये जो कंडीशन है इसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, कि अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हो अंडर आर्टिकल 352, देन आप इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन नहीं दे सकते। जब तक लोग हथियार ना उठा ले, आर्म्ड रिबेलियन ना करे, तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ये किसने किया? 44th ने। 44th ने एक और चीज की, इसने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, एंड इट मूव्ड इट टू 300A। नाउ द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, और यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। Article 20 and 21 cannot be suspended during the emergency. This provision was also added by the 44th. Please remember, very important this. Next is 52nd. 52nd Amendment Act, that means lion. 52nd means lion. Lion ने क्या किया? फिल किया जो भी डिफेक्ट हुए थे। डिफेक्ट मतलब यहां से छोड़ के वहां चले गए, तो जो भी डिफेक्ट हो रहे थे, पार्टी छोड़ के जा रहे थे, उसकी जगह फिल कौन कर रहा था? लायन। लायन मींस 52nd एंड फिल मींस 85। सो अगर आपसे पूछे कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो आप क्या कहोगे कि अच्छा डिफेक्ट हुआ है, दैट मींस लायन ने इसको फिल किया है। तो लायन से आपको याद आ जाना चाहिए 5 and 2 52, यानी 52nd अमेंडमेंट एक्ट। कभी नहीं भूलोगे ये सब। वैसे तो आप इसको याद करके दिखा दो, कभी जिंदगी में याद नहीं हो सकता ये सब, ठीक है। 61st मींस जेट। जेट में आपको बहुत अच्छी वाइब आती है, आप प्राइवेट जेट में बैठोगे तो बड़ी अच्छी वाइब आएगी। तो जेट में वाइब आ रही है, क्यों? क्योंकि अब आपकी एज 21 से 18 कर दी गई है। सो आपकी जो वोटिंग एज है वो कम कैसे हुई? 21 से 18। पहले तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने ये किया था। अब जैसे ज्ञात कैसे आएगा? मान लो क्वेश्चन आ गया कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, तो आप क्या कहोगे? यार जैसे ही मेरी 21 से 18 हुई उम्र, तो मेरे को वाइब आने लगी कि अब तो प्राइवेट जेट में मजा आएगा। जेट मींस यस 61, वाइब मींस 89, 1989। सो सिंपल। नेक्स्ट इज 69th आप ऐसे याद कर लो कि आपके पास एक जीप है जिसके अंदर बैट है, और ये बैट आप दिल्ली में ले जा रहे हो खेलने के लिए, दिल्ली की टीम से खेल रहे हो। सो दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि उसके लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कैसे याद करोगे? क्वेश्चन आएगा, मान लो कि किस एक्ट में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई दिल्ली की, तो आप कहोगे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो आप कहोगे मैंने जीप में बैट जो रखा था वही खेलने के लिए तो मैं दिल्ली के लिए आया था, तो जीप मींस 69, as simple as that. Then 73rd and 74th I am not going to tell, ये तो बहुत सिंपल है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायत के लिए था, 74th म्युनिसिपैलिटी के लिए था। ये तो बच्चों वाली चीज है, इसको हम ऐसे याद नहीं करेंगे। नाउ 86th को आप याद रखो कि फिश किसको पसंद है? सन को। क्यों? क्योंकि उसको राइट टू एजुकेशन चाहिए, एज सिंपल एज दैट। फिश किसको पसंद है? सन को। राइट टू एजुकेशन चाहिए उसको। एंड इट ऑल्सो एडेड द 11, मतलब जो पहले 10 थे, 10 के बाद जो लास्ट ऐड किया गया 11, वो भी 86 से ही किया गया। देन आता है 97th, वेरी इंपॉर्टेंट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैसे याद करोगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप कोऑपरेट किस में करना चाह रहे हो? बाइक में। कि बाइक के अंदर अगर हम लोग डॉट लगा दें तो कोऑपरेशन हो जाएगी हमारी। कहने का मतलब दो बाइक हैं, ये दो बाइक हैं, कोऑपरेट करना है ना, तो बीच में एक डॉट लगा दिया तो हो गए कोऑपरेट। तो बाइक मींस 97, बाइक मींस 97, डॉट मींस 11, 2011। सो द
cooperative society was added in the constitution by the 97th amendment act, and it also made आर्टिकल 90, इसको आप आर्टिकल 19 के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। ओके, देन आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इजी है, ये एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको स्ट्रक डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दी 2015। तो आपको याद रखना है एनजेएसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो आप याद रखोगे कि एनजेएसी नेशनल जुडिशियल, यानी कि अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है तो अपॉइंटमेंट कहां पे हो रहा है, पब में, पब के डोर खोलोगे, इसके लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, पब के डोर खोलना, पब मींस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द बांग्लादेश। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इंडिया है, पार्ट 1 में आपको बताया था इंडिया है, ये बांग्लादेश है, बीच में ये टोल है, और यहां पे डिजीज हो गया है, इस डिजीज, क्योंकि ये टोल क्रॉस करके जाओगे तभी आप बांग्लादेश में पहुंच पाओगे, यानी डिजीज मींस 100 एंड द टोल इज 1 and 5, ठीक है। एंड ये जो आप देख रहे हो 100 के बाद, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आप अपने आप से ट्राई करके देखोगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। दी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज फॉर द जीएसटी, 102 अमेंडमेंट वाज फॉर द दिस एनसीबीसी ओबीसी कमीशन which was under article 338B. Then 103 amendment is for 10% reservation for the EWS, and 104 amendment is for this extension of SC/ST till 2030, and it also removed the Anglo-Indian reservation. पहले एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन मिलता था 2 सीट का, वो भी हटा दिया गया, and 105 was done for the restoration of the power of the state to identify the socially and educationally backward classes after, देखो बस आप इसको इतना याद रखो कि देखो एक एक, मैं इसलिए आपको नहीं करा रहा यहां से, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कितना, ये याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप एक बार अपने आप ट्राई करके देखना यहां तक। अब देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो है नारी शक्ति वंदन अभियान। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें 1/3 यानी 33% ऑफ द सीट्स ऑफ वुमेन इन द लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड द दिल्ली असेंबली, प्लीज रिमेंबर, लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड द दिल्ली असेंबली, इनके अंदर हमें रिजर्वेशन देना है। These are the articles जो कि अमेंड किए गए। इसके अंदर एक सनसेट क्लॉज है, बिकॉज इट इज वैलिड फॉर 15 years, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इंप्लीमेंट कब होगा, इंप्लीमेंट होगा ओनली आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस एंड व्हेन द सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन विल अकर, वेरी सिंपल। एंड प्लीज रिमेंबर दिस, देयर इज सब रिजर्वेशन। व्हाट इज सब रिजर्वेशन, दैट SC/ST वुमेन के लिए 1/3 SC/ST सीट में ही वुमेन के लिए है, बट ऐसा कोई प्रोविजन ओबीसी वुमेन के लिए नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ओबीसी के लिए नहीं है, इसको ऐसे समझो, 1/3 टोटल देना है वुमेन को, बट SC/ST को भी तो रिजर्वेशन है, इस SC/ST में भी 1/3 वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, बट जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है इसमें ये वाला नहीं लाया गया, यानी सेपरेट कोटा ओबीसी वुमेन के लिए नहीं है, ठीक है। ये वन नेशन वन इलेक्शन, दिस वाज ब्रॉट बाय द दिस कोविड पैनल रिपोर्ट 2024 में आई थी, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बस ये पैनल याद रखना है, इसके अंदर के प्रोविजन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। देन देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट वर्कड इट ऑन द सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC and ST, सो देयर वाज अ 7 जज बेंच, ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि यस द स्टेट, द पार्लियामेंट और द स्टेट कैन सब क्लासिफाई दिस SC schedule caste so that the weakest of the weak, देखो schedule caste के अंदर भी तो कुछ वीक होंगे, कुछ अपर होंगे, तो इन वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट को रिजर्वेशन देने के लिए ये जजमेंट आया था।
ठीक है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। देन ये वाला बड़ा ही कंट्रोवर्शियल था, तो मैंने यहां पे आपको डाल दिया है, कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया है 2026 के अंदर, तो वो थोड़ा वो हो जाएगा। 130 अमेंडमेंट बिल आया था 2025 में, कौन लाया था? ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह। इसका एम था कि हमें उन मिनिस्टर्स को, खास करके सीएम एंड पीएम को, अगर वो जेल में मोर देन 30 डेज तक है तो फिर वो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि नाम नहीं लेंगे, बट कुछ सीएम जो थे वो जेल से ही गवर्नमेंट चला रहे थे, जेल में थे पर गवर्नमेंट चला रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये 130 अमेंडमेंट बिल लाए, जिसके अंदर कि अगर आप 30 दिन से ज्यादा जेल में हो तो आप अब मिनिस्टर नहीं रहोगे। अब इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, तो इसको रेफर कर दिया गया है अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इनको रेकमेंड वो रेफर कर दिया गया है। नाउ कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, बिकॉज आपके सिलेबस में है कंपैरिजन विद द अदर कंट्रीज। तो पहली बात, कोई इसमें सबसे हमारे जो अमेंडमेंट प्रोसेस है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट इनिशिएट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ट्रैप है, स्टेट लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता इसको। लेकिन यूएस के अंदर स्टेट इनिशिएट कर सकते हैं अमेंडमेंट को, लेकिन इंडियन स्टेट के नहीं कर सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है अंडर आर्टिकल 169 तब स्टेट लेजिस्लेचर भी इनिशिएट कर सकता है। कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, ठीक है, लिमिटेड रैटिफिकेशन है, सिर्फ फेडरल प्रोविजन अगर चेंज होगा तो स्टेट का रैटिफिकेशन चाहिए, वरना नहीं जाएगा। और जुडिशियल रिव्यू तो हमने देख ही लिया कि इट्स अ वेरी वेग अमेंडमेंट प्रोसीजर, और इतना वाइड स्कोप था जिसका नतीजा हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमें केशवानंद भारती केस के अंदर लाना पड़ा। तो यहां पे हमने अमेंडमेंट प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में समझ लिया। ये नोट्स अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसको ले डाउनलोड कर सकते हो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।